बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वैली। आज की वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 1 की फिजिक्स है, चैप्टर नंबर 7 ओसिलेशन, इसके एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन। जी हाँ बच्चों, मेन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हम इसके डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और मेरी कोशिश ये होगी कि आपको उतना आंसर यहाँ पे लिख के दिया जाए कि जो आप बोर्ड में लिखें तो आपको उसके 2 मार्क्स मिल सकें। आइए जी आगाज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, उसकी स्टेटमेंट है 7.1, नेम 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। जी हाँ बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन की 2 कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहली और बेसिक जो है कि आपके पास जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है बच्चों, रिस्टोरिंग फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू डिस्प्लेसमेंट। जितना बॉडी से डिस्प्लेसमेंट करवाएंगे और जो उसकी रिस्टोरिंग फोर्स है वो आपस में क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। और बेटे ये टुवर्ड्स मीन पोजीशन होती है, तो इसलिए हम साथ में माइनस का साइन भी लगा सकते हैं। और दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। के जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उसकी डायरेक्शन जो होगी वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगी। तो हम इसको भी यहां पे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ये नेगेटिव साइन जो है ये इसकी मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जी बेटे, ये 2 लिखेंगे तो आपका काम हो गया। मैंने एक यहां पे एक्स्ट्रा लिखी है, टोटल एनर्जी जो है वो ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, और जो पार्टिकल जो बॉडी परफॉर्म कर रही होगी उसकी जो टोटल एनर्जी रहती है वो भी क्या रहती है, कांस्टेंट। तो आप ये भी लास्ट इसमें कैरेक्टरिस्टिक इसकी लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये बेटे क्या रहेगी, कांस्टेंट या कंजर्व्ड रहेगी। तो जी बच्चों, इतना अगर आप इसका आंसर लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.2, डज फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर। जी बच्चों, आपकी बॉडी कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है, सपोज सिंपल पेंडुलम है या हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम है या वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम है, तो बताएं उसकी फ्रीक्वेंसी उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। तो इसका बच्चों जवाब है नो, फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन दी एम्पलीट्यूड। उसकी वजह क्या है बेटे, जब हम बात करते हैं सिंपल पेंडुलम की, तो सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी का हमने रिलेशन निकाला हुआ है 1/2π√G/L। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो सिंपल पेंडुलम की है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और उसकी लेंथ पे डिपेंड कर रही है। तो इट मीन इसकी फ्रीक्वेंसी तो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं कर रही। फिर दूसरी बात, दूसरे केस में अगर हम मैस स्प्रिंग सिस्टम का केस देखें तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 1/2π√K/M। मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है स्प्रिंग कांस्टेंट पे और मैस पे, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी आप कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती। तो आप यहां पे बात लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर डज नॉट डिपेंड नहीं करती ऑन एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड पे बच्चों ये डिपेंड नहीं करेगी। तो ये बेटे था दूसरा क्वेश्चन। अगर आप इतना लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसके 2 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कैन वी रियलाइज एन आइडियल सिंपल पेंडुलम। बेटे, क्या हम आइडियल सिंपल पेंडुलम अपनी डेली लाइफ में प्रोड्यूस कर सकते हैं या बना सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ना आपको आइडियल सिंपल पेंडुलम का एक खसूसियात का पता होना चाहिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से। ये यहां पे मैंने चंद लिखी हैं कि आइडियल पेंडुलम शुड सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन, ये उसे कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। पहली बात क्या है कि हैवी बट स्मॉल बोब हो, जो उसका मैस है वो हैवी हो लेकिन छोटा हो।
दूसरा है कि उसको आपने जिससे सस्पेंड करना है ना सपोर्ट से, वो फ्रिक्शनलेस हो, कोई फ्रिक्शन ना एग्जिस्ट करती हो। थर्ड है कि जो उसकी स्ट्रिंग है, जो रस्सी है, जो धागा है, वो वेटलेस हो और इनएक्सटेंसिबल हो। और फोर्थ है कि कोई एयर रेजिस्टेंस, कोई एयर फ्रिक्शन ना हो। तो बेटे आप खुद सोचें, क्या आप ये चारों कंडीशन अपनी डेली लाइफ में फुलफिल कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नो। तो आप जवाब क्या लिखेंगे? नो, वी कैन नॉट रियलाइज एन आइडियल पेंडुलम बिकॉज दीज कंडीशन कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। तो बेटे इतना अगर आप लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको 7.3 के भी 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम करेंगे 7.4। 7.4 की स्टेटमेंट है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन in a time equal to its period if its amplitude is a। बेटे अगर आप कंसीडर करें कि एक बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है, उसका एम्पलीट्यूड जो है वो a है, तो वो बताएं अपने पूरे एक टाइम पीरियड में या पूरे एक साइकिल में वो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो बेटे यहां पे सपोज करें आपके पास ये सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम की ये मीन पोजीशन है, ये वाली, ये इसकी मीन पोजीशन है, और ये यहां से अपनी इस, ये कह लें O है, ये A तक डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है। और इसका एम्पलीट्यूड जो है ना बच्चों वो है A, मतलब ये मीन से एक्सट्रीम तक गया है तो इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है? A। अब बेटे ये यहां से वापस आएगा O की तरफ, तो अब इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? मजीद फिर कितना किया? A। फिर ये आप जानते इनर्शिया की वजह से यहां पे रुकता नहीं बल्कि किधर जाएगा? ये B पोजीशन की तरफ, और यहां से ये सफर करता हुआ कहां पे आएगा? B पे। और ये इसने अपने एम्पलीट्यूड कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये कितना हो गया? A। अब आप जानते हैं कि यहां पे इसने रुकना नहीं, दोबारा किधर जाना है? मीन पोजीशन की तरफ। तो अब इसकी एक वाइब्रेशन मुकम्मल हो गई, तो आप इसका टोटल डिस्टेंस बेटे फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल डिस्टेंस जो है आप देखें जरा, यहां से यहां तक क्या आया? A, फिर ये वापस यहां पे आया, क्या आया? A, फिर ये आगे जब B तक पहुंचा फिर मजीद A, और दोबारा जब मीन पे आएगा तो A। तो टोटल डिस्टेंस बेटे जो इसने ट्रेवल किया वो कितना किया? 4A। तो यही इसका जवाब है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन इट्स टाइम पीरियड इज 4A। और A क्या है? उसका एम्पलीट्यूड है। नीचे आप ये वाला स्टेप भी लिखेंगे, इंशाल्लाह इस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपको इस क्वेश्चन के भी 2 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों है क्वेश्चन 7.5, व्हाट हैपेंस टू द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के पीरियड्स के साथ क्या होता है? इफ इट्स लेंथ इज डबल। दो हिस्से इस क्वेश्चन के कि अगर आप उसकी लेंथ को डबल कर दें तो उसके टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा, एंड व्हाट हैपेंस इफ द सस्पेंडेड मास इज डबल। तो आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी लेंथ डबल करने से क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फार्मूला होता है T = 2 पाई अंडर रूट L/G। पहले तो इस फार्मूले को ध्यान में रखें। अब आपने लेंथ को कर दिया 2L, डबल कर दिया, उसको मैं L डैश कहता हूं, ये कितनी आपने रख दी? 2L। पुट करें इसके अंदर, इसी रिलेशन के अंदर अब, और इसका आंसर देखें, T आ गया 2 पाई अंडर रूट L डैश बाई G। इसकी वैल्यू पुट करें बच्चों, क्या आएगी? अंडर रूट 2L बाय G। सही हो गया। अब बेटे ये 2 जो अंडर रूट है इसको ले लें आप कॉमन। ये टाइम पीरियड वो सिंपल था, ये लेंथ डबल करने के बाद वाला टाइम पीरियड है। अब आपके पास अंडर रूट 2 कॉमन आ गया, वहां से निकल आया, बाकी का बेटे जो बचा 2 पाई अंडर रूट L/G। ये वाला जो फैक्टर है बेटे ये आपका ओरिजिनल टाइम पीरियड का फार्मूला है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि T डैश जो है वो अंडर रूट 2 टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा लेंथ को डबल करने से, या इसका जवाब आप इस तरह से लिख सकते हैं 1.41T। तो आप इसका जवाब लिख सकते हैं कि बाय इंक्रीजिंग द लेंथ टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इंक्रीजिंग बाय फैक्टर 1.41। अब दूसरा है कि इफ मैस इज डबल, अगर आप मैस क्या कर देते हैं
तो बेटे मास डबल करने से आप इसके टाइम पीरियड वाले फार्मूले में देखें क्या कोई मास का फैक्टर है, नहीं है, तो आप कहेंगे कि देयर विल बी नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा ऑन टाइम पीरियड, किस पे, टाइम पीरियड पे, बाय चेंजिंग या डबलिंग मैस। मतलब मैस को चेंज करने से सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बेटे क्वेश्चन था आपके पास 7.5। अब नेक्स्ट आपके पास हम देखते हैं क्वेश्चन 7.6 है, डज द एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन, इज द एक्सेलरेशन एवर जीरो, एक्सप्लेन। पहले तो बेटे ये बात बताएं, क्या एक्सेलरेशन ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन कांस्टेंट रहता है? अगर तो रहता है या आपके पास वो नहीं रहता तो हमें ये भी बताएं क्या कभी एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है, ये आपने बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। यही बात मैंने लिखी है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये बात हमने लिखी है बच्चों, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो अब आप जानते हैं कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। चूंकि एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट वैल्यू या कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक हो गया? तो इसका जवाब आप ऊपर लिखेंगे, नो एक्सेलरेशन डज नॉट रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्यों? क्योंकि ये इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। अब हमें बताएं कि क्या एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है? जी बच्चों देखें, यहां पे इस सवाल में देखें, ये इसकी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, तो जहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा वहां पे एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। तो आप लिखेंगे कि एट मीन पोजीशन x is equal to 0, so acceleration is also is equal to 0। जी हाँ बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 7.6। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7.7 को। 7.7 की स्टेटमेंट है, व्हाट इज द मीन्ड बाय फेज एंगल। बच्चों फेज एंगल की डेफिनेशन पूछी गई है। दूसरी बात है कि डज इट डिफाइन एंगल बिटवीन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड द ड्राइविंग फोर्स। क्या ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और ड्राइविंग फोर्स के दरमियान एंगल है, ये पूछा गया है। अब बेटे जो फेज होता है ना, वो एंगल होता है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी विच स्पेसिफाई डिस्प्लेसमेंट एंड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ पॉइंट एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये आपकी बुक वाली सेम एज इट इज डायरेक्शन है। बेसिकली ये एंगल है जो डिस्प्लेसमेंट को स्पेसिफाई करता है और साथ ही साथ डायरेक्शन को करता है उस पॉइंट की जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होता है। अब इस बात का मतलब क्या है कि ये एंगल है रोटेटिंग रेडियस, वो जो रेडियस रोटेट कर रहा है विद रेफरेंस डायरेक्शन एट एनी इंस्टेंट, और जो आपका रेफरेंस कह लें कि आपके पास डायरेक्शन है उसके दरमियान। तो इसका मतलब ये है कि ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और जो आपके पास ड्राइविंग फोर्स है उनके दरमियान एंगल नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि इट डज नॉट डिफाइन एंगल बिटवीन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड ड्राइविंग फोर्स। ठीक हो गया जी? फेज एंगल थीटा है जो स्पेसिफाई करता है डिस्प्लेसमेंट को एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, और ये नहीं है आपके पास एंगल किसके दरमियान, ड्राइविंग फोर्स और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। ठीक हो गया? अब बेटे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7.8, अंडर व्हाट कंडीशंस डज द एडिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस प्रोड्यूस रिजल्टेंट व्हिच इज आल्सो सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब आपने कंडीशंस बतानी है कि दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस को अगर हम सुपरपोज करें, उनको ऐड अप करें, तो उनका रिजल्टेंट भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो तीन कंडीशन बेटे यहां पे मैंने लिखी है कि उन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो, उनकी नेचर सेम हो। मतलब अगर एक मैकेनिकल है तो दूसरी भी मैकेनिकल हो, मैकेनिकल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से नहीं होगी।
और थर्ड बात आपके उनका कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। तो ये 3 पॉइंट आपके पास कंडीशंस हैं दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस को ऐड अप करने की। ठीक हो गया। नेक्स्ट बेटे हम क्वेश्चन देखते हैं 7.9। शो दैट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सेलरेशन इज 0 व्हेन द वेलोसिटी इज ग्रेटेस्ट। आपने ये प्रूव करना है कि जहां पे एक्सेलरेशन 0 होगा वहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, एंड where velocity is 0 acceleration will be maximum during simple harmonic motion। तो बेटे ना सबसे पहले मैंने यहां पे दोनों रिलेशन लिख दिए हैं, ये वेलोसिटी का है, ये एक्सेलरेशन का है। ठीक हो गया। अब हम इन दोनों को चेक करेंगे, एक के जीरो होने, एक के मैक्सिमम होने से दूसरी जीरो होती है या नहीं है। तो सबसे पहले एट मीन पोजीशन पे बेटे x 0 होता है। तो आइए जरा वेलोसिटी को चेक करते हैं। At mean position v is equal to omega under root x naught square minus x square है, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा 0, वो फैक्टर गया तो v बेटे आ जाएगी ओमेगा x नॉट। ये वैल्यू आई है आपके पास मैक्सिमम। वेलोसिटी क्या आ गई है मैक्सिमम, कहां पे मीन पोजीशन पे। अब बेटे देखिएगा हम इसको लिए करते हैं एक्सेलरेशन को। नाउ एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या था ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो बेटे ओमेगा स्क्वायर एक्स की वैल्यू 0 है तो a क्या हो गया 0। सो आप यहां पर रिजल्ट लिख सकते हैं कि एट मीन पोजीशन एक्सेलरेशन इज 0 एंड वेलोसिटी हैज मैक्सिमम वैल्यू। ठीक हो गया। अब बेटे हम बात करते हैं दूसरी एट एक्सट्रीम पोजीशन की। एट एक्सट्रीम पोजीशन अब बेटे ना एक्सट्रीम पोजीशन पे आप सब जानते हैं कि x क्या होगा, x नॉट के बराबर होगा। ठीक हो गया। अब बेटे जरा वेलोसिटी की वैल्यू हम निकालते हैं। वेलोसिटी का फार्मूला ये है v is equal to omega under root x naught स्क्वायर। x की जगह पे बच्चों क्या आएगा x naught, तो x naught का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स ये वैल्यू पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएंगे तो v क्या आ जाएगी एक्सट्रीम पोजीशन पे 0। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। नाउ एक्सेलरेशन बेटे होता है ओमेगा स्क्वायर x। तो ओमेगा स्क्वायर x की जगह पे क्या आ जाएगा x नॉट। तो बेटे ये वैल्यू क्या आ गई मैक्सिमम। तो यहां से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं कि एट एक्सट्रीम पोजीशन एक्सेलरेशन विल बी मैक्सिमम बट वेलोसिटी विल बी 0। तो ये था बेटे क्वेश्चन नंबर 7.9। अब हम देखेंगे 7.10। 10 है इन रिलेशन टू सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सप्लेन द इक्वेशन। बेटे ना दो इक्वेशंस दी हुई हैं, आपने बताना है कि इसमें कौन सी चीज किस चीज को एक्सप्लेन कर रही है। पहला है y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव। y बेटे यहां पे है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, y इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, और a एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पे बेटे ये जो फाई है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल फेज को, और ओमेगा टी जो है वो एंगल जो बन रहा होगा किसी भी टाइम इंटरवल में आप दरमियान में किसी इंस्टेंट पे वैल्यू लेते हैं तो वहां पे आपके पास जो एंगल होगा वो ओमेगा टी होगा। इसी तरह दूसरा जो रिलेशन है वो है a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x माइनस, आप जानते हैं ये होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन की वजह से, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे a एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, और x जो है वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। अब इसी तरह बेटे 7.11 है एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑसिलेटिंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी आपस में कैसे रिलेट करती है, उनका आपस में क्या रिलेशन है वो आपने बताना है। डियर स्टूडेंट्स आप इमेजिन करें यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम को देख रहे होंगे आप। अब सिंपल पेंडुलम जब एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो उसकी सारी की सारी एनर्जी जो होगी एक्सट्रीम पोजीशन पे वो पोटेंशियल एनर्जी होगी।
ठीक हो गया। अब जब जैसे ही पेंडुलम मीन पोजीशन पे आएगा तो मीन पोजीशन पे वो अपनी सारी पोटेंशियल लूज करके आ जाता है और उसकी सारी एनर्जी क्या हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह अगर वो दरमियान में किसी पॉइंट पे है तो डेफिनेटली कुछ उसकी पोटेंशियल होगी, कुछ काइनेटिक होगी। तो एट एनी इंस्टेंट टोटल एनर्जी आपकी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो आप ये क्वेश्चन इस तरह से लिखेंगे तो आपको इंशाल्लाह 2 मार्क्स इसके भी मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है 7.12, डिस्क्राइब सम कॉमन फिनोमेनास इन विच रेजोनेंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। बेटे रेजोनेंस बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, इसकी बहुत सारी ढेरों ढेर एग्जांपल हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ दो को डिस्कस करते हैं। एक ट्यूनिंग ऑफ रेडियो है, दूसरा है माइक्रोवेव ओवन। ये बड़ी अहम और इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की एग्जांपल हैं। जब हम ट्यूनिंग करते हैं तो डेफिनेटली एक खास चैनल की फ्रीक्वेंसी हमारी सराउंडिंग में मौजूद होती है, हमने उसको अपने रेडियो पे या अपने टेलीविजन पे ट्यून करना होता है। तो हम वो उसकी नोब को घुमाते हैं, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी उसके करीब आना शुरू हो जाती है तो हमें उसके आसार भी नजर आना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही फ्रीक्वेंसी दोनों की मैच करती है तो आपको चैनल क्लियरली उसकी आवाज सुनाई देना शुरू हो जाती है और क्लियरली आप उसके अगर पिक्चर देख रहे हैं तो आपको नजर आना शुरू हो जाती है। इसी तरह माइक्रोवेव ओवन जो है, हम खास वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की वेव्स जनरेट करते हैं और हम जानते हैं हमारी जो भी फूड होती है उसमें वाटर ड्रॉप्स होते हैं और फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब वो जो फ्रीक्वेंसी की वेव हम जनरेट कर रहे हैं और उनके अंदर उनकी जो फ्रीक्वेंसी वो आपस में मैच करती हैं तो रेजोनेंस होती है, उसकी वजह से फैट मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल्स का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। तो हम कहते हैं जी कि वो हमारी फूड जो है वो गर्म हो गई। ठीक है, और ये स्क्रीन पे मैं इसका आंसर दिखा देता हूं आपको, आपने सेम इनका आंसर इस तरह से लिखना है। ठीक है जी। तो बच्चों अब हम देखते हैं 7.13, if a mass bearing system is hung vertically and set into oscillations, why does the motion eventually stop? बेटे एक mass bearing system है, oscillation परफॉर्म कर रहा है, उसकी oscillation एक टाइम आता है कि रुक जाती हैं। What is the reason? तो बेटे उसका रीजन है डैम्पिंग। बहुत सारी एनर्जी हमारी जो एयर है उसकी रेजिस्टेंस और जो उसके साथ रगड़ है बॉडी की, उसकी फ्रिक्शन की वजह से जाया हो जाती है। तो एक टाइम आता है कि हमारा वो मैस स्प्रिंग सिस्टम चलते चलते रुक जाता है। तो इट इवेंचुअली स्टॉप्स ड्यू टू डैम्पिंग, और जो मैस स्प्रिंग सिस्टम है वो लूज करता है एनर्जी अपनी ड्यू टू फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस की वजह से। जब उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है तो वो रुक जाता है। तो ये थे बेटे आपको चैप्टर नंबर 7 के एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको इनकी समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप लाजमी अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, बाकी क्लास फेलोज के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।